गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करेंगे। चैप्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहला एक वर्ड आता है यहाँ पर ईव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईव? ईव इट मीन दैट द इवनिंग, यानी हमारी जो है हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था आज़ादी के समय, आज़ादी की शाम में हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी। हमारा जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो उस समय यानी 15 अगस्त के पहले, यानी उस कंडीशन पर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उस कंडीशन पर हमारी भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी। इस चैप्टर में हमको इसकी स्टार्टिंग करनी है। जैसे आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री के बारे में बता दूं, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि इंडिया में 1947 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश रूल था, जिसको हम कह सकते हैं कॉलोनियल रूल। क्या होता है कॉलोनियल रूल? कॉलोनियल रूल मतलब जब यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्रीज जब अदर कंट्री पर अपना रूल्स रेगुलेशन करती है और अपने जो रूल्स रेगुलेशन वहाँ पर बनाती है, उस पर रूल्स करती है, तो कहलाते हैं कॉलोनियल रूल। तो 1947 से पहले हमारी जो इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी थी, वो किसके अंडर में थी? ब्रिटिश के अंडर में थी, या इंडियन इकोनॉमी जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर में थी। जब इंडियन इकोनॉमी की बिगनिंग होती है 1947 से पहले, उसके पहले 1947 नहीं, यदि हम जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए तो उसके पहले की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो गोल्डन स्पैरो कहलाता था। मतलब भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारे भारत में कई ऐसे मुगल आए, सल्तनत आए, जिन्होंने भारत को काफ़ी कुछ यहाँ से ले जाकर डैमेज कर दिया। फिर आते हैं ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी कुछ क्षति पहुंचा दी, काफ़ी कुछ डैमेज किया, और उन्होंने केवल एक लेवल पर नहीं बल्कि अलग अलग लेवल पर इंडिया की इकोनॉमी को डैमेज कर दिया था। उसका कुछ एग्जाम्पल, जैसे आप सभी जानते हैं कि इंडियन पीपल्स जो थे वो हैंडीक्राफ्ट में काफ़ी फेमस थे, हैंडीक्राफ्ट वर्क बहुत अच्छा करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने उस हैंडीक्राफ्ट वर्क को कैसे डैमेज किया, कैसे कोलैप्स किया? ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर रेडीमेड, या कह सकते हो जो मशीनों से प्रोडक्ट बनता था, मशीनों के प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करना स्टार्ट किया हमारे इंडियन मार्केट में, और बहुत ही चीप रेट में सेल करना स्टार्ट किया। तो हमारी जो पब्लिक है उन्होंने उसको ज़्यादा पसंद किया। क्यों? क्योंकि हैंडमेड चीज़ें, आप खुद सोचिए, हैंडमेड चीज़ें जो है वो कितनी मेहनत से बनाई जाती है, तो उसकी जो प्राइस है वो कंपेयर मशीन के थोड़ा ज़्यादा होते थे। तो इंडियन पीपल्स ने उस चीज़ को ज़्यादा, जो रेडीमेड चीज़ें थी उनको पसंद करना शुरू कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडमेड या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कोलैप्स करने के लिए और भी कई तरीके अपनाए। उन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ के मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट, यानी एक्सपोर्ट, जो यहाँ पर इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट ड्यूटी को टोटली ख़त्म कर दिया, कोई टैक्स नहीं लिया जाता। अगर ब्रिटिशर्स हमारे मार्केट में कोई चीज़ें सेल करें तो उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना। जबकि हमारे इंडियन पीपल्स को, या हमारे इंडियन पीपल्स की जो हैंडीक्राफ्ट वर्क है, यहाँ की जो चीज़ें हाथ से बनी हुई चीज़ें होती थी, वो जब विदेशों में बहुत पसंद की जाती थी। लेकिन उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने एक रूल्स बना दिया कि यहाँ से यदि आपको कोई चीज़ें फॉरेन मार्केट में सेल करना है तो आपको उसका 50% देना पड़ेगा, हैवी टैक्स देना पड़ेगा, मोर देन 50% कई बार। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब व्यक्ति को उसका कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। धीरे धीरे हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो कोलैप्स होने लगी। ये था कब? जब ब्रिटिश ने इस तरह से हैंडीक्राफ्ट वर्क को डैमेज किया। तो हैंडीक्राफ्ट वर्क जब डैमेज हुआ तो ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी भी डैमेज होगी। और क्या ब्रिटिशर्स ने किया था? सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे कहना चाहिए महत्वपूर्ण बात, उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया कि हमारे यहाँ से
हमारे भारत से रॉ मटेरियल ले जाकर फॉरेन में, चूँकि हमारे यहाँ उतनी इंडस्ट्रीज उस समय इस्टेब्लिश नहीं थी, ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले हो चुका था, तो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ ले जाकर उसका प्रोडक्ट, यहाँ से जब रॉ मटेरियल ले जाते थे कोई टैक्स नहीं देना होता था, वहाँ जाकर उन्होंने उसको गुड्स में कन्वर्ट किया और फिर यहाँ हमारे मार्केट में सेल किया। दूसरी कंडीशन, अब ऑब्वियसली जब यहाँ से जब ठीक है रॉ मटेरियल लेकर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो एक बेनिफिट होगा, लेकिन टैक्स तो वो नहीं दे रहे, कम दामों में यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह से ये भी एक हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी लॉस रहा। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे बुक्स के अकॉर्डिंग टू बुक, कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर कैसे इंडियन इकोनॉमी को कोलैप्स किया था। तो फाइनली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 15 अगस्त 1947 को जब इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ही वर्स्ट थी। अब आवश्यकता थी बहुत सारे चेंजेस की, बहुत सारे सुधार की। जो चैलेंजेस हमने फेस किए हैं 1947 से लेकर 1990 तक, बहुत सारे चेंजेस ऐसे थे जिसको हमने फेस किया था। दूसरी बात, आपकी बुक के अकॉर्डिंग बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल के पहले का पूरा दिया हुआ है। फर्स्ट टॉपिक ये है कि बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ स्टार्ट नहीं हुए थे उस समय, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ थी या अदर एक्टिविटीज़ थी बहुत अलग अलग लेवल में थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल्स करना शुरू कर दिया तो हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी, हमारे जो इंडियन वर्क होते थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, समाप्त होने लगे। फिर ब्रिटिश रूल में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये भी सेकंड टॉपिक दिया जो मैंने जैसा आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के यहाँ पर अलग अलग पार्ट बताए गए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको अलग अलग तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फर्स्ट दिया है एग्रीकल्चर। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर गिवन है एग्रीकल्चर। अब इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन था, कब, बिफोर इंडिपेंडेंट, और इवनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट क्या कंट्रीब्यूशन था, और उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी वो मैं आपको बताती हूँ। तो एग्रीकल्चर जो है इंडियन इकोनॉमी इवनिंग ऑफ 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त की इवनिंग में एग्रीकल्चर सेक्टर, या कह सकते हो कि जब ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बेस्ट हुआ करता था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने अपने रूल्स रेगुलेशन स्टार्ट किए तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू करवाया। सबसे बड़ी बात, एग्रीकल्चर कैसे कोलैप्स हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो एग्रीकल्चर फील्ड थे उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और उन्होंने उसके एक पर्टिकुलर एक लैंड ऑनर बना दिए, जिसको हमने अलग अलग उसमें पढ़ा था 8th क्लास में, रैयतवारी सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम है, या फिर परमानेंट सेटलमेंट है। ऐसे बहुत सारे सेटलमेंट अलग अलग गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें एक जमींदारी सिस्टम था। हम इसका शॉर्ट में पढ़ेंगे इस समय हिस्ट्री के बारे में। तो जमींदारी सिस्टम में उसमें क्या किया उन्होंने केवल ये किया जमींदारी सिस्टम में कि जो उन्होंने अपने जो जमींदार बनाए थे, जो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे, उनको एक फिक्स अमाउंट कर दिया कि भैया आपको इतना अमाउंट देना है। अब ये प्रॉब्लम किसकी थी, जमींदार की, कि वो टैक्स को कैसे फार्मर्स से कलेक्ट करे। अब यहाँ पर तो बहुत प्रॉब्लम वाली कंडीशन हो गई, क्या कि जो फार्मर्स थे उनको डबल बर्डन बियर करना पड़ा। डबल बर्डन बियर करना पड़ा मतलब दोहरा बोझ, दो तरह से बोझ, एक तो जमींदार को भी देना है और ब्रिटिशर्स को। यानी कहने का मतलब है जमींदार जो होते थे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लगान लेते थे। तो अब यहाँ पर जो इंडियन फार्मर की कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उन्होंने इतने हैवी टैक्स दिए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि जैसे आपने सुना होगा कि ओपियम और इंडिगो, इसको बहुत वो लोग पसंद करते थे, स्पाइसेस है इसको बहुत पसंद करते थे। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडियन जो जमींदार थे उनसे क्या कहा कि आप केवल यही क्रॉप्स को ग्रो करवाओ जो हम आपसे कह रहे हैं।
तो इसमें इंडियन जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी भी एंड हुई और इंडियन एग्रीकल्चर धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा। ये था ऑन द इवनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस में एग्रीकल्चर की कंडीशन, यानी इवनिंग में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की कंडीशन पूरी धीरे धीरे वर्स्ट हो गई थी, खराब हो गई थी। फिर सेकंड पॉइंट आता है, अगर आप इसमें इसको एग्रीकल्चर को और भी डिटेल में चाहो, अगर जैसे समझ में नहीं आया तो और भी डिटेल में चाहो तो मैं और एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसके अलग अलग पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी को आप कैसे समझेंगे? लो प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन का धीरे धीरे कम होना, क्योंकि आपको पता, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ उस समय टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी, है ना। और दूसरी बात कि हमारे ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर होती थी। ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर यानी फार्मर जो है जितनी उनको जानकारी थी उसके अकॉर्डिंग वो एग्रीकल्चर करते थे। उसके बीच में ब्रिटिशर्स ने अपने रूल्स रेगुलेशन लगा दिए कि आपको इतना टैक्स देना है, यही क्रॉप्स ग्रो करना है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन पर वो इफेक्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर हाई कॉस्ट के कारण, दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है लॉस ड्यू टू द हाई लॉस ड्यू टू हाई कॉस्ट इन्वॉल्व। इस पॉइंट में क्या दिया है? इसमें दिया हुआ है कि ऑनर्स क्या करते थे, ऑनर्स जो है वो फार्मर से मतलब एक सीजन में अधिक से अधिक क्रॉप्स ग्रो करने को कहते थे, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती जा रही थी। अब उन्होंने ऑनर्स ने, या कह सकते हो आप जो जमींदार, उन्होंने कहा कि आपको अगर इंडिगो ग्रो करना है, कॉटन ग्रो करना है, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फेमस थी उस समय, कॉटन ग्रो करना है, तो कॉटन में आप सभी जानते हैं कि कॉटन में इरिगेशन ज़्यादा होना चाहिए, उसमें जो पानी की मात्रा अधिक लगती है उससे जो उसकी फर्टिलिटी वो खत्म होने लगी। तो यहाँ पर हाई कॉस्ट के कारण, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट के कारण जो फार्मर्स थे वो लॉस होने लगा और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो खत्म होने लगी। फिर लेक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, उस समय क्या था, मीन्स ऑफ इरिगेशन की भी कमी थी। लेक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई के साधन उस समय प्रॉपर नहीं थे। एग्रीकल्चर इसीलिए भी इफेक्ट हुआ था क्योंकि उस समय सिंचाई के साधन, इरिगेशन फैसिलिटी उतनी अवेलेबल नहीं थी। इरिगेशन मतलब सिंचाई, यानी आज के समय में हम जो इरिगेशन के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, उस समय इतने रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे। नेक्स्ट दिया है सब डिवीज़न ऑफ द लैंड ऑनर्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका एग्रीकल्चर के अंदर ही दिया हुआ है, सब डिवीज़न ऑफ लैंड ऑनर्स, यानी लैंड ऑनर्स को डिवाइड करना, सब डिवाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि उन्होंने, मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था कि एक लैंड में को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसके अलग अलग लैंड ऑनर बना दिए। अब ये अलग अलग लैंड ऑनर बना दिए तो ऑब्वियसली कि जब लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऑब्वियसली कि जो उसका जो प्रोडक्शन है वो उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा। कोई लैंड ओनर चाहेगा कि हम अपने फील्ड में ये ग्रो करवाएं, कोई चाहेगा कि हम अपने लैंड में ये ग्रो करवाएं। तो इस तरह से क्या हुआ, ओवरऑल एग्रीकल्चर का कोलैप्स हो गया। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया हुआ है इंडस्ट्रीज। जैसा आप सभी जानते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या कह सकते हो इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स केवल अपने फ़ायदे की या अपने बेनिफिट की इंडस्ट्रीज़ उन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश की थी। वैसे मेन हमारे यहाँ पर आपने सुना होगा 1907 में एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई थी। तो
इंडस्ट्री के बारे में यदि हम डिटेल में पढ़ें तो 1947 आज़ादी के समय, आज़ादी की रात में, उस समय हमारा जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कंडीशन थी वो उतनी बेस्ट नहीं थी, उतनी अच्छी नहीं थी। उसका मेन रीज़न यही है कि जो इंडस्ट्रियल इसमें दिया हुआ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। डी इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी मतलब केवल उन्होंने अपने केवल एक, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर दी, उन्होंने अपने 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 अकॉर्डिंग, जैसे आपने सुना होगा कि कॉटन इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की, लेकिन कहाँ पर की, जो पोर्ट एरियाज़ है, मोस्टली पोर्ट एरियाज़ के नियरेस्ट, क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वो वहाँ से इजीली कैरी कर सके। तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स है, उनकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी हमारे कंट्री के लिए वो उतनी बेस्ट नहीं थी। हमारी कंट्री में किसी भी तरह की कोई अच्छी मेजर इंडस्ट्री उस समय इस्टेब्लिश नहीं हुई, और अगर हुई भी तो ब्रिटिशर्स ने केवल अपने फ़ायदे के लिए उस समय इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है, जैसे इंडस्ट्रीज़ में मैंने आपको, इंडस्ट्री में चाहे तो थोड़ा बहुत और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इंडस्ट्री में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, हैंडीक्राफ्ट वर्क, ये इसमें आपकी बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि हैंडीक्राफ्ट वर्क को उन्होंने कैसे कोलैप्स कर दिया था, हाई टैक्स लेते थे या टैरिफ जो थी उससे ज़्यादा लेते थे। मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। और उसके बाद हैंडीक्राफ्ट वर्क का, तो हैंडीक्राफ्ट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट वर्क जो था वो तो कोलैप्स हो गया, साथ ही साथ जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ भी उतनी प्रॉपर नहीं हो पाई, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मोटिव ये नहीं था कि हम इंडियन इकोनॉमी को बेस्ट करें। ब्रिटिशर्स का मोटिव इतना था कि हम कैसे भी करके इंडिया की इकोनॉमिक्स को कोलैप्स करके सब कुछ यहाँ से सब कुछ ले जाकर ब्रिटेन में पहुँचा दें, या यहाँ से हम जो भी प्रोडक्शन करें वो केवल इतना बढ़िया करें, या फिर हमारे यहाँ से जितना भी जो बेस्ट प्रोडक्शन है वो ब्रिटेन में जाए, और ब्रिटेन का जो मार्केट है, ब्रिटेन के प्रोडक्ट है वो यहाँ सेल करें, ताकि ब्रिटेन की इकोनॉमी बेस्ट हो। उनका मोटिव केवल यही था उस समय। उसके बाद अगर हम कह सकते हैं कि अगर हमारी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश भी होती, अगर सपोज इंडस्ट्री इस्टेब्लिश भी करना हम चाहते, तो उस समय हमारे इंडियन पीपल्स के पास उतने रिसोर्स नहीं थे, क्योंकि हम किसके अंडर में थे, ब्रिटिशर्स के अंडर में। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, एक तो एग्रीकल्चर पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा इंडस्ट्री, थर्ड पॉइंट आपका है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ नहीं आए थे उसके पहले हमारे यहाँ का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो बहुत बेस्ट थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब ब्रिटिशर्स आए उस समय उन्होंने अदर कंट्री, डच है, यूनान है, और अदर कंट्री फ्रांस है, जिससे भी हमारे ट्रेड होते थे, सब सारे ट्रेड को बंद कर दिया। चाइना से हमारा उस समय ट्रेड होता था, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। तो धीरे धीरे हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो भी कोलैप्स होने लगी। अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, जैसे इसमें दिया है कि एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, जैसे मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था कि क्या करते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर, यहाँ से जब ब्रिटिशर्स यहाँ से अगर चीज़ें अपने देश ले जाते थे, रॉ मटेरियल ले जाते थे, तो उसमें टैक्स नहीं लगते थे, और वहाँ से जब लेकर आएंगे तो उसमें टैक्स नहीं लगेंगे। लेकिन यदि हमें कोई चीज़ मार्केट में सेल करनी है तो उसमें हैवी टैक्स लगता था। तो इस तरह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, यदि हम दूसरी कंट्री में भी सेल करना चाहते, केवल ब्रिटेन में नहीं, यदि हम दूसरी कंट्री में भी सेल करना चाहते थे तो उन्होंने उस पर हैवी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो भी धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी। उसमें एक पॉइंट और दिया, मोनोपोली है कि इंडियन जो फॉरेन ट्रेड है उसमें केवल मोनोपोली ब्रिटेन की थी, दूसरी कंट्री का कोई, हमारी खुद की कंट्री के, हमारे खुद के हम रूल्स रेगुलेशन नहीं चला सकते थे। मोनोपोली यानी हमें अगर मार्केट में सेल करना है तो हम केवल ब्रिटेन में सेल कर सकते थे, या हमें दूसरी कंट्री में सेल करना है तो हमें ब्रिटिशर से परमिशन लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें टैक्स लगा देते, तो हम नहीं कर पाते थे। तो इस तरह से ओवरऑल जो ब्रिटिशर्स है उनकी मोनोपोली हमारे यहाँ पर हमारे ट्रेड में थी, और हमारा फॉरेन ट्रेड कोलैप्स हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ दिया है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब हमारी जो उस समय
उस समय जब ऑन द इवनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय की बात हो रही है। उस समय तक हमारे यहाँ की जो कंडीशन थी, बर्थ रेट ज़्यादा थी, डेथ रेट कम थी। यानी हमारी पॉपुलेशन जो है उन परिस्थितियों के अनुसार बर्थ रेट ज़्यादा होती थी, सोर्स उतने प्रॉपर नहीं थे, और भी इंडिया जो, एक तो सबसे बड़ी बात, इलिटरेसी रेट ज़्यादा थी, उतनी साक्षरता नहीं थी, व्यक्ति उतना नॉलेजफुल नहीं था। इस कारण से भी हमारी जो है जो कहना चाहिए इंडियन इकोनॉमी थी वो कोलैप्स होने लगी, या उस समय कोलैप्स थी, खराब थी। ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी, गरीबी तो थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो पुअर पर्सन है उनको उतना इम्प्रूव नहीं किया। उन्होंने केवल अपने बेनिफिशियल वर्क के लिए, या अगर उन्होंने एजुकेशन भी दिया तो ऐसे व्यक्ति को जो या फिर एजुकेशन भी उनका लेवल इतना था कि व्यक्ति केवल एज अ क्लर्क वर्क कर सकता था। तो ये डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के अंतर्गत अलग अलग पॉइंट्स यहाँ गिवन है, वो हम पढ़ सकते हैं। वो आप जब रीडिंग करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, और अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके आप अलग अलग पॉइंट्स को और पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी वर्क, यानी ऑक्यूपेशन कैसा था। बेसिकली हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स के समय केवल हमारा जो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता था। तो एग्रीकल्चर तो हमने जस्ट पढ़ा कि उन्होंने किस तरह से कोलैप्स कर दिया। तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर जब बेस्ट नहीं था तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी भी उस समय खराब थी। उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारे कंट्री का उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था ब्रिटिश रूल के समय। हमारे यहाँ रोड का डेवलपमेंट तो ब्रिटिशर्स ने किया, रेलवे का डेवलपमेंट भी किया, लेकिन वो केवल उस पर्पज से उस प्लेस तक जहाँ पर उनका जो कनेक्शन बेटर था, जहाँ पर वो ट्रेड करना चाहते थे, जहाँ पर सोर्स ज़्यादा थे, केवल वहीं का डेवलपमेंट प्रॉपर हुआ था। उसके बाद रेलवे का भी, एयरवेज और वाटरवेज ट्रांसपोर्ट भी ब्रिटिशर्स ने करवाया, लेकिन केवल उतने ही जितने की उनका बेनिफिट हो सके, या कह सकते हैं आपके बुक में जो दिया है उसमें केवल उन्होंने इनलैंड ट्रेड और सी ट्रेड को ही बढ़ावा दिया था। आउटर जो था, जो कहने चाहिए वाटर ट्रांसपोर्ट है, उतना प्रॉपर नहीं करवाया। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कम्युनिकेशन, है ना। का इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा, ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे और एयरवेज, वाटरवेज पढ़ा। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रिटिश रूल के समय जो है कम्युनिकेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं था, फिर भी ब्रिटिशर्स में जो रेलवे का इन्वेंशन हुआ वो तो बेटर था, क्योंकि रेलवे के जरिए व्यक्ति एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता तो बहुत सारी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकता था। टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन भी उस समय इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिशर्स के समय, और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का भी वो किया, इन्वेंशन किया इंडिया में, लेकिन केवल उन्होंने अपनी कंट्री को मेंटेन करने के लिए या लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, केवल उनके ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कंट्री में इंट्रोड्यूस किया। पोस्टल सर्विस भी इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिशर्स के समय, और उसके बाद फर्स्ट स्टाम्प 1852 में फर्स्ट स्टाम्प भी जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश रूल के समय। उसके बाद हम और एक चीज़ और समझ सकते हैं कि 1853 में फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट की गई थी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत। ये आपके इसमें कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, और कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई किसके बारे में, इंडियन इकोनॉमी ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस रात में हमारे इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, उसको हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा। एग्रीकल्चर बेस पर, इंडस्ट्री बेस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस पर, साथ ही हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेस पर पढ़ा, डेमोग्राफिक कंडीशन बेस पर पढ़ा। अब आगे की क्लासेस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड आई होप आपको ये जो बेसिक लेक्चर मैंने आपको समझाया वो समझ में आया हो। यदि कोई कन्फ्यूज़न है सो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर। थैंक यू सर।